बताइए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। यदि इन वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? हाँ सही है, उसे गुरुत्व कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, नहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, और जैसे जैसे पृथ्वी के सतह के निकट आती जाती है उसका वेग बढ़ता जाता है, अतः उसके वेग में उत्पन्न त्वरण त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण को क्या कहते हैं? सही है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तो इस पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल किसके बराबर होगा? सही है, mg के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल F के कारण वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण G उत्पन्न होता है, इसलिए F बराबर क्या होगा? सही है, F बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, क्या गुरुत्व जनित त्वरण G का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाए तो उसमें कैसा त्वरण उत्पन्न होगा? समान, भिन्न, समान। ठीक है, हाँ दोनों एक साथ पहुंचेगा पृथ्वी पर। ठीक है, बताएगा, पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? पृथ्वी तल पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ पर होता है? हाँ, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और मैक्सिमम होता है स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ सही है, ऊपर भी जाएंगे तो घटेगा और नीचे भी जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, लिफ्ट में किस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है? हाँ ठीक है, जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, किस स्थिति में बताएगा वस्तु मुक्त रूप से गिरेगी लिफ्ट? हाँ, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, किस स्थिति में लिफ्ट खड़ा व्यक्ति लिफ्ट की फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा? जी का मान बढ़ जाएगा? नहीं, वो पिंड का मान बढ़ जाएगा जी से, है ना, तब जाकर के ऊपर छत में जा लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं? उसे फिर से सुनिए, नहीं सुने ध्यान से। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं? सही है, उसे उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब लिफ्ट
त्वरण ए से नीचे आती है, व्यक्ति का आभासी भार क्या होता है? घटा हुआ प्रतीत होता है। हाँ, घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। जी का मान बोले तो हम ऊपर पकड़ा अगला क्वेश्चन बताएगा, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, जी के मान में वृद्धि हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः वर्तमान गति से कितना गुना अधिक से लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा? सही है, 17 गुना। ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। ठीक है। घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान घटता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस कारण पृथ्वी की सतह से मुक्त रूप से फेंकी गई वस्तु वापस पृथ्वी की सतह पर आकर गिरती है? हाँ, सही है, गुरुत्व बल के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? 11 न्यूटन स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 6.67 गुने 10 के बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, उसे उसका क्या कहते हैं? सही है, परिक्रमण काल कहते हैं। अगला, उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं? सही है, नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर करता है? हाँ, पृथ्वी तल से ऊंचाई, है ना? ठीक है। उपग्रह जितना अधिक दूरी होगी उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल। ठीक है। और जितना ही नजदीक होगी उतना ही कम उसका परिक्रमण काल होगा। अगला क्वेश्चन, उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है? यस, नहीं करता है। ठीक है। उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर। ठीक है। एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों का वेग क्या होता है? समान होता है। हाँ, एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों का वेग समान होता है। ठीक है। उपग्रह का कक्षीय वेग उसकी पृथ्वी तल से करती है। इसका मतलब हुआ कि उपग्रह जितना अधिक दूर होगा उतना ही उसका वेग क्या होगा? कम होगा उतना ही उसका वेग कम होगा, और जितना ही नजदीक होगा उतना ही उसका वेग अधिक होगा। ठीक है। ये कक्षीय वेग में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि इसका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी की अक्षीय गति के परिक्रमण काल के बराबर हो तो वह उपग्रह पृथ्वी स्थिर रहेगा। इस प्रकार के उपग्रह को क्या कहते हैं?
36,000 ऊपर होता है। हाँ, उस ग्रह को, उपग्रह को क्या कहते हैं उसको? तुल्यकाली या भूअस्थाई, भूअस्थाई उपग्रह या भूअस्थाई उपग्रह। ठीक है। अस्थायी उपग्रह पृथ्वी की अक्ष लंबवत किस तल में परिक्रमण करता है? विषुवत रेखा, हाँ, विषुवत रेखीय तल में परिक्रमण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उपग्रह किस ओर से किस ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है? सही है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, तुल्यकाली या भू-अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना घंटा होता है? सही है, 24 घंटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, भू-अस्थायी उपग्रह लगभग कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है? सही है, 36,000 किलोमीटर। ठीक है। तुल्यकाली उपग्रह के कुछ उपयोग बताइए, क्या क्या उपयोग है उसका? हाँ, ठीक है, संचार के लिए और मौसम भविष्यवाणी, हाँ, मौसम भविष्यवाणी के लिए। ठीक है। दूरदर्शन सेट पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है भूस्थायी उपग्रह के सहायता से ही दिखाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितने अधिक वेग से फेंकते हैं वह उतनी ही अधिक ऊंचाई पर जाती है। यदि वेग को क्रमशः बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वस्तु गुरुत्व क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। यह न्यूनतम वेग क्या कहलाता है? सही है, फ्लाइंग वेग कहलाता है, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान कितना है? सही है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड चंद्रमा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, यदि किसी उपग्रह की चाल कितना गुना बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा? सही है, √2 गुना। और परसेंटेज में, हाँ, परसेंटेज में 41% बढ़ा दिया जाएगा तो वह उपग्रह जो है अपनी कक्षा को पलायन कर जाएगा। ठीक है। हाँ, छोड़ देगा, अपना कक्षा को से हट जाएगा वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना गुना है? जी, हाँ, 1/6 गुना है, 6 गुना। ठीक है। अतः चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, प्रत्येक चारों ओर किस कक्षा में परिक्रमा करता है? सही है, दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्या प्रत्येक ग्रह का एरियल वेलोसिटी यानी क्षेत्रीय वेग नियत रहता है? हाँ, नियत रहता है, नियत रहता है। इसका प्रभाव यह है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका क्या कहते हैं? सही है, परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बुध का परिक्रमण काल कितना दिन है? 88 दिन। ठीक है।
जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण का परिक्रमण काल कितना वर्ष है? हाँ, 165 वर्ष। आगे इसमें पढ़ेगा फिजिक्स में पेज नंबर 13-14। रसायन विज्ञान में बताइएगा विखंडन स्थिरांक के व्युत्क्रम को रेडियो सक्रिय पदार्थ की क्या कहते हैं? विखंडन स्थिरांक के व्युत्क्रम को रेडियो सक्रिय पदार्थ की क्या कहते हैं? औसत आयु। हाँ, औसत आयु, एवरेज लाइफ कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। हाँ, क्यूरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह जिसमें प्रति सेकेंड 3.7010 विखंडन होते हैं क्या कहलाता है? वही क्यूरी कहलाता है। हाँ, क्यूरी कहलाता है। ठीक है। और ये क्यूरी बराबर 3 × 3.70 गुने 10 के पावर 10 विखंडन सेकेंड होता है एक क्यूरी बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसी रेडियो सक्रिय समस्या का किसी पत्थर के नमूने काष्ठ या जैव अवशेष में मापन करके उनके आयु का निर्धारण करना क्या कहलाता है? आइसोटोप डेटिंग। हाँ, रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसके द्वारा जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का गणना अंकन किया जाता है? हाँ, कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है। आदि की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, यूरेनियम द्वारा यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा अधिक पुरानी चट्टानों के लिए अधिक उपयोगी कौन सी विधि सिद्ध हुई है उसकी आयु जांच करने के लिए? नहीं, यह है पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि। हाँ, पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि। हाँ, फिर से बोल रहे हैं, फिर से बोलते हैं इसको। अधिक पुरानी चट्टानों के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त सिद्ध हुई है? तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि अधिक पुरानी चट्टानों के लिए। हाँ, अधिक पुरानी चट्टानों के लिए। ठीक है। हाँ, पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग मृत पेड़ पौधों जानवरों तथा पत्थर के पुराने नमूने की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? हाँ, इस विधि को कहते हैं रेडियो आइसोटोप डेटिंग। हाँ, रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा रेडियो समस्थानिकों का उपयोग औषधियों में किस रूप में किया जाता है? ट्रेसर के रूप में। हाँ, ट्रेसर के रूप में उपयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा मानव शरीर में किसी प्रकार के ट्यूमर का पता लगाया जाता है ट्रेसर के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा स्थानिकों का उपयोग पौधों में उर्वरकों की क्रिया जानने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय समस्थानिक। हाँ, रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग पौधों में उर्वरकों की क्रिया जानने में किया जाता है। ठीक है।
अगला बताएगा किस समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में तथा मस्तिष्क में विकसित होने वाले ट्यूमर को नष्ट करने में किया जाता है? सही है, नहीं, कोबाल्ट 60। ठीक है। कैंसर आ गया ना, वो है दिमाग में ट्यूमर। सर बोल रहे थे दूसरा रिलेटेड। अगला क्वेश्चन बताएगा किस समस्थानिक का उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी प्रकार के विकार को ज्ञात करने में किया जाता है? हाँ, ठीक है, सोडियम 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा अस्थिर रोगों के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? हाँ, फास्फोरस 32। ठीक है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में हाँ हाँ ठीक है, यूरेनियम डेंटिंग है, यूरेनियम 238। हाँ, 92 238। ठीक है। अगला है एनीमिया रोग का पता लगाने में किस पानी का प्रयोग करते हैं? Fe, आयरन। हाँ, आयरन 59। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस समस्थानिक के द्वारा शरीर में रक्त प्रवाह का वेग मापा जाता है? हाँ, सोडियम का प्रयोग किया जाता है, रेडियो सक्रिय सोडियम 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा की विपुल राशि क्या कहलाती है? कौन सी ऊर्जा? हाँ, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत हैं, कौन कौन? हाँ, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं क्या कहलाती है? सही है, नाभिकीय संलयन कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तन हो जाता है तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है क्या कहलाती है? ठीक है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। ठीक है। हाँ? वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये फ्यूजन। हाँ, दोनों अलग है, वही तो कर रहे हैं। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। हाँ, संलयन फ्यूजन। हाँ, और ये फ्यूजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने बताया कि 92 यूरेनियम 235 के नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार करने पर यूरेनियम का नाभिक टूटकर 56 बेरियम 141 तथा 36 Kr92 में बदल जाता है? क्रिप्टॉन 36 क्रिप्टॉन 92 में बदल जाता है, किसने बताया? तो ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमान 1939। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में नाभिक के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, द्रव्यमान होती है ना। द्रव्यमान की क्षति किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? सही है, E = mc²। यह किसके द्वारा के द्वारा? ठीक है, जहां C है प्रकाश है और M द्रव्यमान। ठीक है, और E ऊर्जा।
अगला क्वेश्चन बताएगा, जिस पर धन आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? धन केटायन। हाँ, केटायन कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी अवयवी परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु को बल को क्या कहते हैं? उसे रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। बताइएगा ना, हाँ, D2O और हाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और जबकि शीतल क्या होता है? शीतल के रूप में सोडियम और पोटेशियम, हाँ, के द्रवित मिश्र का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में। ठीक है। और जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक रिएक्टर को क्या कहते हैं? हाँ, जब ग्रेफाइट को उपयोग मंदक के रूप में रिएक्टर को क्या कहते हैं? परमाणु पाइल। हाँ, परमाणु परमाणु पाइल हैं, एटॉमिक पाइल कहते हैं। ठीक है। खारी जल का मंदक उपयोग होने पर क्या कहलाता है? स्विमिंग पूल रिएक्टर। स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं उसको। ठीक है। क्वेश्चन बताइएगा, किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया है? या प्लूटोनियम, थोरियम का भी प्रयोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसका नाभिकीय या किस क्षण के रूप में कैडमियम का उपयोग नियंत्रक क्षण के रूप में, बोरोन का भी, ठीक है, उपयोग। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर किसके द्वारा बनाया गया था? हाँ, शिकागो विश्वविद्यालय में ये बनाया गया था, एनरिको फर्मी के निर्देशन में, है ना। एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। ये वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को उस परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है क्या कहलाता है? परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर, है ना। परमाणु रिएक्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन के 4 भाग है, कौन कौन? रिएक्टर का पहला भाग है कोर, भाग है मंदक, तीसरा भाग है शीतलक, चौथा भाग है प्राकृतिक में पाए जाने वाले अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? हाँ, हाँ, रेडॉन। ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन की 72 कक्षा में कौन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि हीलियम के 2 होता है। ठीक है, 72 कक्षा में। अगला क्वेश्चन बताइए, परमाणु की 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का समूह सर्वाधिक स्थायी, 8 इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं? अष्टक कहते हैं। ठीक है। परमाणु की 72 क्या 8 जाने से परमाणु बन जाता है, या परमाणु की 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन के हो जाने से भी स्थायी बनता है। हाँ, जब वो 72 का परमाणु का पहला सेल के हो और उसके बाद परमाणु में कोई अन्य सेल उपस्थित है तब। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, अक्रिय गैसों के परमाणु कक्षा में बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराना, उसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को देना संभव है या नहीं? गैसों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। कोई भी परमाणु अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉन से प्राप्त करता है साझा करके त्याग करके। सही है। दूसरे को अपना एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किसी दूसरे परमाणु से एक या अधिक करके और किसी दूसरे परमाणु के साथ एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है। क्वेश्चन बताएगा, विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणु को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आयन। हाँ, आयन। जैसे सोडियम पर प्लस चार्ज, वो आयन है, सोडियम आयन है ना। तो वो मैग्नीशियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस आयन पर ऋण आवेश होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, ऋण आयन। ऋण आयन या अंग्रेजी में उसको होता है एनायन। जैसे दो प्लस है तो दो को दिया है कि दो को दिया है? दो को दिया है तो जो तो देगा तो पल घाटा ना, घटा तो पॉजिटिव बढ़ा ना, इसीलिए। क्वेश्चन बताएगा, परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन धनायन में बदलने की प्रवृत्ति के कारण क्या, के कारण को क्या कहते हैं? फिर सामान्य परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग धन आयन में बदलने की प्रवृत्ति के कारण क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विद्युत धनात्मक तत्व। हाँ, विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। इसके विपरीत अधातु तत्व एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में बदल प्रवृत्ति के कारण, ये कारण क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अपने निकटस्थ की तरह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने में त्यक्त या ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु की हाँ संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। अगला है, संयोजकता शब्द की उत्पत्ति है। ये से संयोजकता शब्द की वैलेंटिया से वैलेंसी बना। ठीक है। और वैलेंटिया का अर्थ क्या होता है? क्षमता। हाँ, क्षमता। ठीक है। तत्वों के परमाणु के परस्पर संयोजन कर को ही संयोजकता कहते हैं। हाँ, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। अधातुओं के आयन क्या होते हैं? हाँ, ऋण आयन। सही है, अधातुओं के, जबकि धातुओं के धन। ठीक है। नाभिकीय कहाँ का इस्तेमाल? रॉकेट उड़ा भी। ठीक है। और हाँ, जहाज चलाने में ना के रिएक्टरों में यूरेनियम के परमाणु को मंद न्यूट्रॉन द्वारा विखंडन के परिणाम मुक्त उष्मा ऊर्जा की जल को
उत्पन्न करने के लिए। चलिए आगे इसमें पेज नंबर 109 10 रसायन विज्ञान में। बायोलॉजी में बताइएगा अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप कितने कोशिकाओं का निर्माण होता है? हाँ ठीक, संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विभाजन के परिणाम स्वरूप कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा किस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर है? सही है, समसूत्री विभाजन में सूत्री में होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कितने पूर्ण होता है? 2 चरणों में। हाँ, एक चरण में पूर्ण। अगला क्वेश्चन बताएगा समसूत्री विभाजन में सी अवस्था छोटी होती है? प्रोफेज जो होती है छोटी होती है, समसूत्री में अपेक्षाकृत छोटी होती है, जबकि अर्ध काफी बड़ी। हाँ, और 5 उप अवस्थाओं में विभाजित है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा इस विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते? सही है, विभाजन में, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। क्या कहते हैं? युग्मित। हाँ, युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, 1882 ईस्वी में सर्वप्रथम जंतु कोशिकाओं में विभाजन का अध्ययन किया था? फ्लेमिंग। सही है, फ्लेमिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अर्धसूत्री शब्द का प्रयोग किया था? शब्द दिया था? सही है, फार्मर मूरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम केंद्रक विभाजन शब्द दिया? सही है, अस्केनेडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस वैज्ञानिक ने 1887 ईस्वी में कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द दिया था? हाँ, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने 1887 ईस्वी में कोशिका द्रव्य विभाजन दिया था? यह था वाइटमैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए खोज किसने की थी? सही है, इवानोव्स्की 1892 में। ठीक है, तंबाकू की पत्ती में मोजेक की खोज करते समय किया गया था। ठीक है, सबसे बड़ा वायरस, हाँ, टोबैको मोजेक वायरस, TMV। अगला क्वेश्चन बताइएगा विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाकी कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाई होती है, उसे कहते हैं? उसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन?
पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी, है ना। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः डीएनए और कभी कभी आरएनए है? सही है, जंतु विषाणु। ठीक है, जैसे इन्फ्लुएंजा और मम्स वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। ठीक है, पादप टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, बताएगा, बैक्टीरियोफेज न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या पाया जाता है? सही है, डीएनए, जैसे टी2 फेज। और यह जो बैक्टीरियोफेज होता है यह केवल जीवाणु के ऊपर ही आश्रित रहता है। अगला क्वेश्चन, विषाणु में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? हाँ, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन की विधि से कोरोना वायरस फैल रहा है, तो उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, किस गुण के कारण विषाणु का उपयोग जैव विकास के अध्ययन में किया जाता है? किस गुण के कारण विषाणु का उपयोग विकास के अध्ययन में किया जाता है? हाँ, सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार का, है ना। हाँ, दोनों गुण पाए जाने के कारण विषाणु का उपयोग जैव विकास में किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग को जो डोज दिया जा रहा है वो मृत रहता है, मृत कोरोना वायरस, है ना। उसी का एंटीडोट तैयार हो जाता है हमारे शरीर में। और एक जीवित है कोरोना वायरस जो कि हानिकारक है। ठीक है, हाँ। और विषाणु के सहायता से खराब होने से भी बचाया जा सकता है ना। जीवाणु भोजी जल को सड़न भी है। ठीक है, हाँ। और नीले हरे सवाल की सफाई करने उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायरस के द्वारा मनुष्य में कौन कौन सा रोग होता है? रोग का नाम बताइए। बहुत सारा। हाँ, हाँ, इसका ट्रिक है, इन्हीं छोटे पोखरे में डेंगू चिकन। वाह, ठीक है। हाँ, खसरा, तीत ज्वर, चेचक, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, गलसुआ, ट्रैकोमा, एड्स, मस्तिष्क शोथ, ये सभी जो है वायरस के द्वारा ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आलू की फसल में मोज़ेक रोग किस वायरस से होता है? कौन सा वायरस? हाँ, पोटैटो मोज़ेक वायरस। हाँ, पोटैटो मोज़ेक वायरस नाम ही है उसका, है ना। इसमें होता है आलू की पत्तियां चितकबरापन प्रदर्शित करती है। तो देखिए उसका बढ़वा से हम पकड़े पता नहीं चल रहा पीत ज्वर किस वायरस से होता है?
होता है तो मिक्स हाँ, आर्बो वायरस। ठीक है। इन्फ्लुएंजा किस अंग को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है। और इन्फ्लुएंजा जो है किस वायरस से होता है? ये होता है मिक्सो। हाँ, आर्थो। ठीक है। क्वेश्चन बताइए, बच्चों में पोलियो का संक्रमण किस अंग में होता है? खास करके स्पाइनल कोड और अस्थिमज्जा। हाँ, स्पाइनल कोड और अस्थिमज्जा। अगला क्वेश्चन, किस रोग को भी जाना जाता है? सही है, रेबीज। हाँ, कुत्ता के काटने से होता है। इसमें रोगी व्यवहार करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा रोग जीवन काल में केवल एक बार होता है? मम्स। हाँ, यह रोग जो है मनुष्य में लार ग्रंथि को प्रभावित है। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक प्रकार का नेत्र रोग कौन बताइए? ग्लाइकोमा। नेत्र में सूजन आ जाता है और जलन आती है। एड्स का पूरा रूप बताइए? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। वह किस वायरस से होता है? का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। हाँ, HIV। एड्स किससे होता है? तो HIV से होता है। HIV का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो। ठीक है। अगला, एड्स से बचने के क्या क्या उपाय हैं? हाँ, संक्रमित ब्लड नहीं चढ़ाना। ठीक है। हाँ, मतलब कि पीड़ित व्यक्ति से सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आना है। ठीक है। या तो ऐसा नहीं हो ठीक है। तो उसके लिए एक औषधि निकला, नेवेरेपिन। हाँ, वो प्रचलित दवा है। अभी जो प्रचलित दवा है एजिडोथाइमिडिन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या, सुनिए फिर से, क्या साथ भोजन करने, बातचीत करने तथा साथ रहने से एड्स फैलता है? नहीं फैलता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है? सही है, मोनेरा। हाँ, मोनेरा जगत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? हाँ, 4। ठीक है, चारों। हाँ 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 हाँ, ठीक है। और जीवाणु एक और है, यह है एक्टिनोमाइसिटीज। क्या चीज? किसका? HIV का फुल फॉर्म क्या लिखता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन HIV है ना, उसमें D नहीं है, इसीलिए बोल रहे थे HIV।
इम्यूनो वायरस, को ऑप्शन में एक ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस डिफिशियंसी नहीं रहता है। एड्स जो है ना, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो इसमें नहीं। जिसमें हाथ ये पूरा पूरी पूछता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ हाँ ठीक है। ऐसे ये आर्की बैक्टीरिया प्राचीनतम जीवधारियों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इसका नाम क्या? हाँ, आर्की बैक्टीरिया रखा गया। हाँ, आर्किया बैक्टीरिया है ना, इसीलिए इसे जीवित जीवाश्म है ना, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, ये निवास करते हैं, उनके आधार पर विभाजित किया गया है। तीनों का नाम बताइए, कौन कौन सा समूह है? ये है मैथेनोजोन, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, क्या बताएगा? मोनेरा के किस भाग को पृथ्वी का सफलतम जीवधारी का समूह माना जाता है? हाँ, साइनोबैक्टीरिया। हाँ, साइनोबैक्टीरिया साधारणतः प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को और से जाना जाता है? हाँ सही है, नील हरीश सहवाल पूछता है। ठीक है, और किस भाग में आता है? तो मोनेरा जगह, तो मोनेरा। तो जगत का तो ये भाग न हो गया, तो मोनेरा जगत का जो है ना, आर्की बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और जीवाणु, ये चारों भाग हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। वे जीवाणु जिन तंतुवत या शाखित होती है क्या कहलाता है? वही भाग में बताना है, मोनेरा का भाग। यह एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, इन्हें कवकक्षम जीवाणु भी कहते हैं, कवकक्षम जीवाणु कहते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। कौन सा मोनेरा का भाग जो पौधे नहीं होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति या रासायनिक संगठन पादप संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है? जी, अगला क्वेश्चन है, जीवाणु हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। कौन? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि सूक्ष्म जीव है तो प्रोकैरियोटिक ही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, समाप्त हो गया ये।